हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी सेलर्स की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6.3 की, जिसमें हम सेलर्स की प्रॉब्लम को यूज़ कर सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सेलर्स की प्रॉब्लम की, तो उसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि हमें डिसाइड करना पड़ता था कि हमें कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी को हमें सेल करना है। हमें अपनी क्वांटिटी को चूज़ करना पड़ता था कि कितनी क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस करें और सेल करें मार्केट में। तो बेसिकली उसको देखने के लिए कि हम क्वांटिटी को कैसे निकालें, किस तरीके से डिसाइड करें, तो हमने देखा कि जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है उतनी क्वांटिटी को ही हम प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। प्रॉफिट जहाँ पे मैक्सिमाइज होता है वो हमारी ऑप्टिमल कंडीशन थी, जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारी मार्जिनल कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख ली। अब अगर हम बात करें अपने सप्लाई कर्व की यहाँ पर, तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ में हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए हमारा प्राइस और हमें चाहिए हमारी क्वांटिटी सप्लाई। इन दोनों को हम यूज़ कर इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें डिफरेंट प्राइस पर हमें डिफरेंट क्वांटिटी हमारी पता चल जाए, तो हम अपने ग्राफ पर सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारा क्या शो करता है, हमारे प्राइस को। और हमें पता है कि जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो उस मार्जिनल कॉस्ट पर हम अपनी क्वांटिटी को भी देख सकते हैं, जैसा हमने अपने ग्रीन टेबल में देखा था। तो अगर हम अपने प्राइस की बात करें, तो एक पॉइंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया था जहाँ पर हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था। तो वो क्या पॉइंट था कि हमारा उस टाइम पर जो प्राइस था वो 1.13 था, और उस पर जो हम अपनी क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे थे वो हमारी 1225 थी। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। इस पे जो हमारा प्रॉफिट था वो मैक्सिमाइज हो रहा था। यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी देख लिया वो था कि हमारी 1.13 प्राइस पर जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी वो हमारी 1225 थी, जहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था। ये हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया। अब अगर हमें डिफरेंट प्राइसेस चाहिए, तो हमें पता है कि जो मेरा प्राइस है वो मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। अगर मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कर देती हूँ तो मुझे उस पर क्वांटिटी भी मिल जाएगी टेबल से। तो यहाँ पर मैंने अपने प्राइस को एक बार इंक्रीज़ कर दिया और एक बार मैंने अपने प्राइस को यहाँ पर कम कर दिया। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं कि प्राइस को कम ज़्यादा करने के लिए हमने अपने मार्जिनल रेवेन्यू को भी कम ज़्यादा कर दिया। ये हमारा इनिशियल था, ये पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो हमने अपनी ऑलरेडी लास्ट वीडियो से निकाला था, जहाँ पर हमारा जो ये प्राइस है वो हमारा 1.13 है, और उस पर हम अपनी क्वांटिटी सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी इस पॉइंट पर क्वांटिटी सप्लाई है। अब अगर हम अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, दैट मीन्स कि इस बार हमने अपना प्राइस जो है, अपना मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दिया इधर यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा प्राइस है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो ये आ गया। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 1.41। ये हमने अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि दोनों ही हमारा यहाँ पर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल है। अब हम इस सेम चीज़ में अगर अपनी सेलर्स की प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करते हैं, तो सेलर्स की प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि हम अपने मार्जिनल रेवेन्यू को अपनी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कर देते हैं। तो जब हमने अपना प्राइस इंक्रीज़ करा, अपना मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज़ करा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, वो मेरी इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाई को देख सकती हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो भी एग्जैक्टली इतना ही है। तो मेरी इस पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो जाएगी, मेरे इस पॉइंट पर मेरी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो जाएगी, तो मैं इसे अपने टेबल से देख लूँगी। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है
वो 1.41 कहाँ पे है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट, मेरी मार्जिनल रेवेन्यू मतलब मेरे प्राइस के इक्वल है। इस पर मैं अपनी क्वांटिटी को ईजिली देख सकती हूँ। यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी है वो इस केस में इतनी है। यहाँ पर ये सेम चीज़ हमारे ग्राफ में भी गिवन है, ग्राफ पे भी जो इसकी वैल्यू गिवन है वो टेबल से ही निकाली हुई है। तो यहाँ पर हमें अपनी क्वांटिटी सप्लाई पता चल गई, जो कि है हमारी 1390। अब अगर हम इसे एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि हमारी ये क्वांटिटी आई कैसे, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो अगर हम लेट सपोज मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट सपोज कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ओके, इस पे जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गया। अब मान लो कि जो मेरा न्यू मार्जिनल रेवेन्यू है वो ये है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसे MR3, क्योंकि बुक में भी MR3 है तो मैंने यहाँ पर भी MR3 ले लिया। इस पॉइंट पर जो मेरा प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया और वो हो गया यहाँ पर 1.41, और इस पर जो मेरी क्वांटिटी है वो भी कुछ मेरी इंक्रीज़ हो गई और वो हो गई मेरी यहाँ पर 1390। अब जो मैं बात करूँ अपने पुराने पॉइंट की, यहाँ पर मेरा जो दूसरा जो मेरा पहले वाला पॉइंट था वो मेरा यहाँ पर था, मेरे पुराने वाले मार्जिनल रेवेन्यू पर। लेट सपोज कि अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ नहीं करती और यहाँ पर ये पॉइंट सिर्फ है, यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ, तो इस पॉइंट पर हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, जहाँ पर हमारा जो प्राइस था वो भी कम था और जो मेरी क्वांटिटी थी वो भी कम थी। तो हम यहाँ पर ये लॉजिक तो ईजिली देख सकते हैं जो हमने अपने सप्लाई में पढ़ा था कि प्राइस का इंक्रीज़ करने से, यहाँ पर हमने अपना प्राइस इंक्रीज़ करा तो मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, मेरी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि मेरे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। लेकिन अगर हम इसमें अपना लॉजिक लगाएं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो हम देख सकते हैं कि लेट सपोज अगर मैं इसको पॉइंट A बोल देती हूँ, तो A पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है मेरी मार्जिनल कॉस्ट से। ये अगर मैं अपनी न्यू मार्जिनल रेवेन्यू को अपनी कॉस्ट से कंपेयर करूँ तो इस केस में मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मेरी कॉस्ट से। इसको हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मेरा इस केस में मेरा टोटल बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ नहीं हो रहा। वो कब मैक्सिमाइज़ होता है, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल होगा मेरी मार्जिनल कॉस्ट से। तो अगर मेरी ये सिचुएशन है जिसमें मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब कि जो मुझे एडिशनल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो ज़्यादा है मेरी एडिशनल कॉस्ट से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस केस में मैं अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करूँगी और फिर जब तक इंक्रीज़ करती रहूँगी, जब तक इंक्रीज़ करती रहूँगी जब मैं इस पॉइंट पर एक्चुअल में आ नहीं जाती। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होने से हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा रीज़न अगर हम हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी ये सिचुएशन आती है तो उस केस में हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते रहते हैं, क्योंकि मेरा जो एडिशनल रेवेन्यू है, एडिशनल बेनिफिट है वो ज़्यादा है। तब तक इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक हमारी ये सिचुएशन नहीं आएगी, जब तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एक केस जिसमें हमने अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब अगर हम बात करें अपने प्राइस को कम करने की, तो यहाँ पर अगर हम अपने प्राइस को कम करते हैं, मतलब कि हमने अपने मार्जिनल रेवेन्यू को इस बार नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया, इसका कलर चेंज कर देता है, यहाँ पर हमने अपने मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया। इस बार हमारा प्राइस हो गया 0.78, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्राइस है वो 0.78 हो गया, पहले से कम हो गया। इस केस में हम अगर अपने सेलर्स की प्रॉब्लम का लॉजिक लगाएं तो हमारा ये मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। अगर हम सेलर्स की प्रॉब्लम को देखें तो हमें कहाँ पर अपनी क्वांटिटी को देखना है जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो कहाँ होगा, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल होगा। इस पॉइंट में मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ये लाइन हो गई। अब इस पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है,
तो वो ये पॉइंट हो गया। तो इस पर अगर हम अपनी सप्लाई को देखें तो कैसे देखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल है मेरे मार्जिनल के रेवेन्यू से। तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी क्या है। तो अगर हम अपने टेबल के थ्रू देखें यहाँ पर, तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 0.78 है, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, जो कि मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। और मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इस केस में प्राइस है मेरी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इस केस में मैं देख सकती हूँ कि मेरे प्राइस पर मेरी क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरी क्वांटिटी क्या है, 854। तो इसे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है वो है 854। अब अगर हम इस सेम चीज़ को ग्राफ पे देखें कि हमारे प्राइस के कम होने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्यों कम हुई है, तो लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पर कर्व को ड्रॉ करें, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। यहाँ पर मैंने अपने MR को ड्रॉ करा, ये मेरा न्यू MR है तो मैंने इसे MR2 ले लिया। फिर यहाँ पर जो मेरा प्राइस है वो 0.78 है, ये मैंने अपनी मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो अभी हमने निकाला है, जिस पर हम अपनी क्वांटिटी को देख कर आए हैं। उसके बाद अगर मैं अपने पुराने पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरा ओल्ड पॉइंट है जो मेरे MR1 से इंटरसेक्ट कर रहा था। मैंने MR1 यहाँ पे ड्रॉ नहीं करा, कन्फ्यूजन होती है क्योंकि। फिर उसके बाद इस पर प्राइस देखें तो हमारा जो प्राइस था वो 1.41 था, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो मेरा प्राइस था वो 1.13 था। फिर उस पर मेरी कुछ ना कुछ क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी लिख नहीं रही क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। बेसिकली अब अगर हम देखें तो जैसे मैंने प्राइस कम करा तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल में भी, कि प्राइस के कम होने से मेरी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ये हमारी बेसिक सी बात हो गई। अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझें तो लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, पुराना वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ए ले लिया। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, पॉइंट ए पर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से। हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की साइड है, मार्जिनल रेवेन्यू तो मेरा कितना नीचे है। तो यहाँ पर मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है मेरी मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब कि मेरे एडिशनल खर्चे ज़्यादा हैं मेरे एडिशनल रेवेन्यू से। तो इस केस में क्या होगा, हमने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं अपनी प्रोडक्शन को कम कर दूंगी। तो अगर हम ए पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में मेरी कॉस्ट ज़्यादा एडिशनल रेवेन्यू से, तो उस केस में मैं अपनी प्रोडक्शन को कम करती रहूँगी। कब तक कम करती रहूँगी, जब तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाती। तो अगेन अगर हमारी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हम अपनी प्रोडक्शन को कम करते रहते हैं। कब तक कम करते रहते हैं, जब तक हम अपने उस पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है। तो इस पॉइंट पर आने पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर ये पॉइंट नहीं होता है तो हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते रहते हैं। जैसे इस केस में हमने अपनी क्वांटिटी को कम करा, इस वाले केस में जो हमने ग्राफ में देखा था, तो इस केस में अपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करा था। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। इस 3 पॉइंट से हम अपनी सप्लाई कर्व को अब यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमें 3 प्राइस पर 3 क्वांटिटी सप्लाई मिल गई। अब इससे हम अपनी सप्लाई कर्व को ड्रॉ ईजिली कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी सिमिलर है हमारी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। इसमें हमारी बस क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी डिमांड के अलावा। तो इसमें अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस और सप्लाई की, तो हमें पता है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस के कम होने से हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो वो शो करती है एग्जैक्ट चेंज। यहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात कर ली कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। इलास्टिसिटी शो करती है कि कितनी इंक्रीज़ होगी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो। सिमिलरली अगर हमारा प्राइस कम होता है तो उस केस में हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। बट इलास्टिसिटी शो करती है कि प्राइस के कम होने से हमारी जो सप्लाई है वो कितनी कम होगी। तो यहाँ पर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या शो करता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी चेंज होती है। नाउ अब अगर हम बात करें साइन की, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो पॉजिटिव होती है, मतलब कि हमारे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। मतलब कि लेट सपोज कि अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारे डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और प्राइस के कम होने से हमारी जो सप्लाई है वो भी तो कम होगी, तो ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में, प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी सप्लाई भी तो इंक्रीज़ होगी, तो ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। देन अगर हम बात करें अब हमारे परसेंटेज को कैलकुलेट करने की, तो वही सेम फॉर्मूला है, क्वांटिटी डिमांड की जगह बस क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा, वैसे सब कुछ सिमिलर ही है। तो इस केस में अगेन अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की, तो वो हमारी यहाँ पर क्वांटिटी Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है वो डिमांडेड नहीं है, सप्लाई है। सिमिलरली अगर हम प्राइस की बात करें कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो भी अगेन हमारा यहाँ पर P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें जो आगे हम यूज़ भी करेंगे, तो लेट सपोज कि हमारा जो प्राइस है वो हमारा हो गया 5 से 6, मतलब कि प्राइस जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया, उस पर जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो वो 100 से हो गई 120। तो इस केस में हमारी प्राइस के इंक्रीज़ होने से मेरी क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो गई। बट हम बताएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से कि वो कितनी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर मेरा जो न्यू प्राइस है, जो मेरा P1 है, तो वो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर ये मेरा P1 हो गया। इनिशियल प्राइस क्या है मेरा 5, तो ये मेरा P0 हो गया। हमारी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई क्या है, तो वो 100 है, तो मैंने इसे Q0 ले लिया। मेरी न्यू क्वांटिटी सप्लाई क्या है, तो वो मेरी 120 है, तो मैंने इसे Q1 ले लिया। अब हम इन सेम वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा 100 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ये 20 आ जाएगा। मैं देख सकती हूँ कि ऊपर मेरी यहाँ पर 120 माइनस 120 हो गया, तो ये 20% मेरी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया, जिसकी वजह से अगर हम बात करें किसकी वजह से 20% मेरी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि पॉजिटिव साइन है मतलब इंक्रीज़ हो गई। तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई जो 20% इंक्रीज़ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, प्राइस की वजह से। तो मेरी प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ कि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी जो मेरा प्राइस में चेंज है वो 20% से ही आया है, तो मेरा जो प्राइस है वो पॉजिटिव है अगेन। तो मेरा प्राइस 20% से यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 20% से इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है वो मेरा एग्जैक्टली इक्वल है मेरे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों में चेंजेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी 20% से चेंज हुई है, और जो मेरा प्राइस है वो भी 20% से चेंज हुआ है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा जो न्यूमरेटर है फॉर्मूले में, अगर हम बात करें तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली इक्वल है मेरे डिनोमिनेटर से। तो जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस सेम आते हैं मेरे प्राइस के, मतलब कि मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एग्जैक्टली सेम होती है मेरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से,
तो उस केस में जो हमारी सप्लाई होती है वो होती है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब कि मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेरे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के इक्वल है। मेरे प्राइस में चेंज होने से जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है उन दोनों का चेंज एग्जैक्टली सेम है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। मतलब कि इसका बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो प्राइस के चेंज होने से जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज हो रही है और वो सेम रिस्पॉन्स कर रही है कि प्राइस में जो चेंजेस आया उतना ही मेरी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है। तो वो जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है वो सेम रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस के चेंज होने से। अब अगर हम बाकी इलास्टिसिटीज़ की बात करें तो उन्हें हम आगे देखते हैं। ओके, तो ऑलरेडी हमने पीछे एक इलास्टिसिटी की बात कर ली जो थी हमारी यूनिट इलास्टिक सप्लाई। अब अगर हम सेकेंड बात करें तो हम ले लेते हैं हमारी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर हम ले लेते हैं इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई शो करती है कि प्राइस के चेंज होने से जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई है उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करा, काफ़ी ज़्यादा वो चेंज हुई प्राइस के चेंज होने से। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जब ज़्यादा होगा मेरे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में से। मतलब कि इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा बड़ा होगा मेरे डिनोमिनेटर में। मतलब कि मेरी क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा होंगे मेरे प्राइस के चेंजेस से। मतलब कि मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स कि इस केस में मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है वो क्या शो करता है कि मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। देन अगर हम बात करें अपनी थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तो हम बात करते हैं हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो अगर लेट सपोज हम बात करते हैं इलास्टिक सप्लाई की, तो इलास्टिक सप्लाई तो यह है कि प्राइस के चेंज होने से मेरी क्वांटिटी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की तो वो शो करती है कि मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी कि मतलब वो इन्फिनिटी चेंज हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सप्लाई है उसमें इन्फिनिटी चेंज आ जाएगा अगर मेरे प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो यहाँ पर जो मेरा सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। देन अगर हम अपनी बाकी इलास्टिसिटीज़ की बात करें, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी 4 इन इलास्टिक सप्लाई, तो जो हमारी इन इलास्टिक सप्लाई है वो शो करती है कि हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है वो हमारा लेस है हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में से। मतलब कि इस केस में मेरे प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्स कर रही है वो काफ़ी कम रिस्पॉन्स कर रही है, काफ़ी कम चेंज हो रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस केस में मेरा न्यूमरेटर छोटा है मेरे डिनोमिनेटर से। मतलब कि इस केस में अगर हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करेंगे और मेरा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, लेस देन 1। मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 आएगी इस केस में। यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो काफ़ी कम चेंज होती है मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से। देन अगर हम अपनी लास्ट इलास्टिसिटी की बात करें तो वो है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इलास्टिक सप्लाई में क्या है कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कम रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस में चेंज आने की वजह से। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो सकता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो मेरा यहाँ पर कम रिस्पॉन्स कर रही है इलास्टिक में
तो परफेक्टली इनइलास्टिक में वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, मतलब कि मेरी क्वांटिटी सप्लाई में उस केस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। तो मतलब प्राइस के चेंज होने से इस केस में मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे हर प्राइस लेवल पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसे एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो लेट सपोज कि अगर हम बात करें यहाँ पर फार्मर्स की, तो फार्मर्स ने अपनी प्रोडक्शन कर दी, अपने क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, उनको बिल्कुल अच्छे से प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर लेट सपोज कि फार्मर ने कॉर्न प्रोड्यूस करी और मार्केट का प्राइस जो है वो सडनली कॉर्न का इंक्रीज़ हो गया, तो अगर मार्केट का प्राइस कॉर्न का इंक्रीज़ हुआ और फार्मर एक सेलर है तो मतलब कि उसके लिए तो ये काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमें अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि हम और प्रॉफिट को अर्न कर सकें। बट देखा जाए तो हमने ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन को कर लिया है, तो इन शॉर्ट रन हम अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में जो मेरा सप्लाई कर्व है फार्मर का कॉर्न के लिए वो मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू समझें यहाँ पर, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा सप्लाई है वो एग्जैक्टली फिक्स है, प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहा है तो मैं चाहकर भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकती इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में यहाँ पर मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, मैं अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकती किसी भी प्राइस लेवल पर। और अगर हम यूनिटरी का देखें, हमारी यूनिट इलास्टिक का, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मेरा प्राइस इंक्रीज़ हुआ और क्वांटिटी सप्लाई उसके साथ इंक्रीज़ हुई, तो हमने न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करा था कि मेरा प्राइस में जो चेंज आया था वो 20% था, जिसकी वजह से जो मेरी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हुई थी वो भी 20% थी। दोनों में सेम चेंज आया। और इस केस में अगर हम अपनी इलास्टिसिटी को देखें तो वो हमारी होती है 1। ये तो मैंने बात ही नहीं करी। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो हमने चेंज देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो जो मेरी 2020 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस केस में जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। यूनिटरी इलास्टिक में जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें अपनी फर्म को बंद कर देना चाहिए शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में हम देखेंगे कि कब हमें अपनी फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें शट डाउन करने की फर्म को, तो शट डाउन करने का मतलब क्या है कि हम अपनी फर्म को एग्जैक्टली कंप्लीटली बंद कर दें, तो नहीं। अगर हम बात करें अपनी शॉर्ट रन की, यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में हमारे शट डाउन का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देती हूँ। कंप्लीटली फर्म को बंद नहीं कर रही शॉर्ट रन में, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए रोक रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम चीज़ को। तो ये था हमारा शॉर्ट रन। हमने देखना है कि शॉर्ट रन में हमारा क्या डिसीजन होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में बंद करें या फिर नहीं करें। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉन्ग रन की, जब आगे चैप्टर में, तो वहाँ पर शट डाउन का मतलब होगा, वहाँ पर हमें जो डिसाइड करना होगा वो ये होगा कि कम्प्लीटली अपनी फर्म को बंद करें या फिर नहीं करें। बट शॉर्ट रन में हम कम्प्लीटली बंद की बात नहीं करेंगे, हमें डिसाइड करना होगा कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ टाइम के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम एक बार अपने इनपुट्स को रिवाइज करें, तो हमने देखा था कि जो हमारे इनपुट्स हैं वो 2 तरीके के होते थे। हमारा एक होता था लेबर इनपुट और एक हमारा होता था कैपिटल इनपुट। तो हम अपने लेबर और कैपिटल को यूज़ कर अपनी प्रोडक्शन को करते थे। जो हमारा लेबर था वो था हमारा
वेरिएबल फैक्टर, मतलब कि उसको हम अपने आउटपुट के साथ कम ज़्यादा करते रहते थे, उसको हम अपने आउटपुट के साथ चेंज करते रहते थे। अगर हम बात करें कैपिटल की तो वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था, उसको हम अपने आउटपुट के साथ कम ज़्यादा नहीं करते थे। इन दोनों के यूज़ से हम अपनी प्रोडक्शन को करते थे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कैपिटल की तो कैपिटल हमारा जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है। हम लेकर चलते हैं कि कैपिटल पे जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है वो हमारी संक कॉस्ट है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो अगर हम बात करें अपनी संक कॉस्ट की तो उससे पहले हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को थोड़ा और समझते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर हमने देखा कि हमारी क्वांटिटी के साथ साथ हमारे आउटपुट के साथ साथ वो चेंज नहीं होता, वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहता है। मतलब कि अगर हमने उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो कर दी, हम उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। तो ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर महीने अपनी मशीनरी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते अपने आउटपुट के इंक्रीज़ होने से, क्योंकि हमारी मशीनरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। शॉर्ट रन में हम उन्हें बार बार और इंक्रीज़ नहीं कर सकते और ईजिली ख़रीद नहीं सकते। सिर्फ मशीनरी की बात नहीं है, सारे फिक्स फैक्टर की हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते और बिल्डिंग्स को ख़रीद कर और लैंड्स को ख़रीद कर, तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें डिक्रीज़ की तो हम उसे कम भी नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार ख़रीद लिया तो हमने वो ख़रीद लिया। तो इसलिए अगर हम बात करें संक कॉस्ट की तो संक कॉस्ट क्या होती है कि अगर हमने एक बार ख़रीद ली एक चीज़, उसके लिए अगर हमने पे कर दिया तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट को हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारी संक कॉस्ट क्या होती है, तो हमारी संक कॉस्ट क्या होती है कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो हमने ऑलरेडी कर दी है, पहले से ही कर दी है, अब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारी संक कॉस्ट में अगर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का एग्जांपल देखें तो उसमें हम ले सकते हैं यहाँ पर कि जो लैंड हमने लीज पर लिया हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैंड ऑन लीज, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ऑन लीज। तो लीज का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी चीज़ को लीज पर लेते हैं मतलब कि हमने ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर दी। अगर मैंने कोई लैंड, यहाँ फिर मैं लिख देती हूँ, अगर मैंने कोई लैंड या फिर मैंने कोई बिल्डिंग लीज पर लिया है, मतलब कि मैंने उसके लिए पे कर दिया, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने उसके लिए पे कर दिया कि मैं इसे यूज़ करूँगी, तो उसको हम बोलते हैं लीज पर। लेट सपोज़ कि अगर मैंने एक बिल्डिंग के लिए पे कर दिया कि मैं 5 साल तक उसे यूज़ कर सकती हूँ, तो मतलब कि मैंने 5 साल तक एक बिल्डिंग को लीज पर लिया है। अब मैंने उसे ख़रीद लिया तो क्या मैं उसकी कॉस्ट को रिकवर कर सकती हूँ? नहीं, मैंने उसके लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अपनी पेमेंट कर दी है। तो अगर मैं उस बिल्डिंग को यूज़ करूँ ना करूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं उसकी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी उसके लिए पे कर दिया, तो मैं उसे यूज़ करूँगी नहीं करूँगी इट डज़ंट मैटर, मेरी जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होने वाली। अगर हम इसे बेसिक एग्जांपल से देखें तो लेट सपोज़ कि मैंने अगर एक मूवी टिकट खरीदी एंड फॉर सम रीज़न मैं अपनी लास्ट मोमेंट पर अपनी मूवी को देखने नहीं जा पाई, तो अगर मैंने ऑलरेडी अपनी प्री बुकिंग में मूवी टिकट को ख़रीद लिया तो उस केस में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया। अब उस पे करने के चक्कर में मैं जाऊं या नहीं जाऊं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं रिकवर नहीं कर सकती उस कॉस्ट को, पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। अगर मैं मूवी टिकट खरीदती हूँ और उसे देखने जाती भी हूँ या फिर नहीं भी जाती हूँ तो मुझे वो पैसे वापस नहीं देने वाली। तो संक कॉस्ट क्या होती है कि जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद हम उसे वापस से रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें अपने वेरिएबल फैक्टर की तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट में, उसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जो हम अपने लेबर वगैरह को पे कर रहे होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर में जो हमारी कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हम अपने फिक्स्ड फैक्टर के लिए पे कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो उसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं, हम अपने उसकी रिपेयरमेंट के लिए उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यूज़ को पे कर रहे होते हैं, उन्हें रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको अपडेट करा रहे होते हैं। अगर हमने फिक्स्ड फैक्टर में लैंड खरीदा है तो उसके ऊपर के रेंट जो हम फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हैं पर मंथ वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने अब शॉर्ट रन की तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ईजिली अब समझ आ जाएगा अगर हमने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया है तो अगर हम स्टार्ट करें हमारे टॉपिक को अब शट डाउन को हमारे शॉर्ट रन में,
तो उसे हम आगे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ गिवन है, हम देख सकते हैं कि उस पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हमारा पॉइंट एस और सी। हमें डिसाइड करना है कि उन पॉइंट्स पर हम अपनी फर्म को शट डाउन करेंगे या फिर नहीं करेंगे शॉर्ट रन में, मतलब कि उस पॉइंट पर हम अपनी प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए बंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिसीजन रूल से। तो हमारा जो डिसीजन रूल था वो क्या था कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था। इस डिसीजन रूल से हमें मदद क्या मिलती है? हम इस डिसीजन रूल से क्या देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए, ये हम चीज़ देखते हैं। अब अगर हम अपने पॉइंट की बात करें तो लेट सपोज हम बात करते हैं हमारे पॉइंट एस की। ये हमारा पॉइंट एस हो गया। यहाँ पर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो कम हो गया। हमने जब प्राइस की बात करी थी और अपनी क्वांटिटी की बात करी थी, यहाँ पर अगर मैं अपना इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी लिख देती हूँ जहाँ पर ये दोनों इक्वल थे, तो उस केस में जो मेरा प्राइस था वो 1.13 था शायद, एक सेकेंड। ओके, हाँ यही था। तो अगर हम बात करें अब अपने पॉइंट एस की, तो पॉइंट एस पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जब ये यहाँ पर मेरा ओरिजिनल एमआर था, तो इस केस में जो मेरा यहाँ पर प्राइस था, ये जो मेरा प्राइस था वो था मेरा 1.13। यहाँ पर मेरा ये ओरिजिनल प्राइस था। तो अगर हम बात करें पॉइंट एस की, तो उस केस में जो मेरा प्राइस है वो कम हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट एस की, तो जो मेरा ये पॉइंट है ये मेरा प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल इसके नियर जा रहा है, इसलिए हमारा 0.6 लग रहा है। इस पर जो हमारा प्राइस गिवन है वो गिवन है 0.59। यहाँ पर जो एस पॉइंट पर हमारा प्राइस है वो 0.59 है। प्राइस मतलब कि हमारा एमआर भी। तो एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी पूरे प्राइस की, तो यहाँ पर हम बात करें अपने एमआर की भी, तो मतलब ये जो मेरा प्राइस है और जो मेरा एमआर है, ये दोनों ही चीज़ मेरे एडिशनल रेवेन्यू को शो कर रहे हैं। क्योंकि हम प्राइस की बात करेंगे तो जो मेरा प्राइस है वो मेरे एडिशनल रेवेन्यू को ही शो करेगा। ओके, तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें अपने पॉइंट एस की, तो पॉइंट एस पर क्या हो रहा है, हम सबसे पहले अगर नोटिस करें तो पॉइंट एस पर जो हमारा प्राइस है वो कम हो गया, हमारा जो एमआर है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया। तो पॉइंट एस पर हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया, ये पहली चीज़ जो हमने नोटिस करी। अब जो हमारा प्राइस है हमने देखा कि वो कितना हो गया है, कम होकर 0.59। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस प्राइस पर क्या तुम शट डाउन करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर अगर हम बोलें कि क्या इस पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो वो हमें अब आंसर करना है। अगर हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो मेरा एमआर है वो ये है पूरा, लाइक ये तो एमआर है, उस पर अगर हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो वो टच भी हो रही है एस पर। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल इक्वल है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या इस पॉइंट पर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डिसीजन रूल तो यही था, जहाँ पर मेरा एमआर इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाली सिचुएशन होगी। बट यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि क्या इस पॉइंट पर तुम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, तो जो मेरा आंसर है वो होगा यहाँ पर हम बोलेंगे नो। क्यों? अब उसका रीज़न हमें समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर अगर हम बोलें कि जो मेरा प्राइस है, जो भी मैं रिसीव कर रही हूँ एडिशनल रेवेन्यू, वो मेरा कम है मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो अब यहाँ पर हम कॉस्ट की बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी पीछे समराइज कर लिया। तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या शो करती है, वेरिएबल कॉस्ट जो मैं लेबर्स को पे कर रही हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शो करती है कि मैं पर यूनिट लेबर को कितना पे कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्राइस तो मेरा यहाँ पर है
0.59। अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो मेरा प्राइस है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो मैं अपने टेबल में देख लूँगी। यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो 0.59 कहाँ पर है, यहाँ पर। इस पर मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0.65, जो कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इसे वापस, यहाँ पर जो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 0.65। अब यहाँ पर हमारा रीज़न क्या है, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे अगर हमारी ये सिचुएशन आ रही है। तो इससे पहले जब भी हमने अपने मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट को पढ़ा तो हमने ऑलरेडी सिर्फ इन दोनों के कर्व्स को ही देखा था, हमने अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नहीं पढ़ा था। तो अब इस ग्राफ में हमारे सारे ही कॉस्ट कर्व गिवन है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि मेरा मार्जिनल जो रेवेन्यू है, जो मैं एडिशनल अर्न कर रही हूँ, वो मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। मतलब कि जो मैं पर यूनिट लेबर को पे कर रही हूँ वो अमाउंट ये है, लेकिन जो मैं रिसीव कर रही हूँ वो ये है। तो बाकी जो इसका डिफरेंस बचा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करती हूँ, लेट सपोज कि अगर मैं इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं रिसीव कितना कर रही हूँ, रिसीव क्या कर रही हूँ मैं, जो मुझे प्राइस मिल रहा है। अगर मैं एडिशनल यूनिट्स की बात करूँ तो मुझे रिसीव कितना हो रहा है इस पॉइंट पर, 0.59 माइनस में जो मैं पे कर रही हूँ अपने लेबर को, जो मेरी कॉस्ट है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो मैं पे कर रही हूँ अपने लेबर को वो मेरी पर यूनिट की क्या कॉस्ट है, 0.65। अब इस केस में मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू है वो कम है मेरी लेबर कॉस्ट से, जो मुझे पे करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो मेरा ये आया, ये मेरी माइनस 0.06 हो गया। मतलब क्या है इसका, कि 0.06 जो ये है, ये अमाउंट मेरा अभी भी बच जाता है अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो इस केस में अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं बेसिकली क्या नोटिस कर रही हूँ कि जो मैं रिसीव कर रही हूँ मनी वो कम है उससे जो मुझे एक्चुअल में अपने लेबर को पे करनी है। कितनी कम है, इतनी कम है। तो इस जो ये कम आ रही है ये मुझे खुद से अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा एक एडिशनल यूनिट के लिए, अपने एक क्वांटिटी के लिए। ये एक क्वांटिटी की बात हुई है। अगर मैं बात कर रही हूँ बाकी क्वांटिटीज़ की, तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है, जो मेरे टोटल आउटपुट है वो कितने हैं इस केस में, तो मेरी टोटल आउटपुट है 444 जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो इस केस पे अगर मैं प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे अपनी पॉकेट से कितने एडिशनल खर्चे पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे रेवेन्यू तो कम है। तो मुझे एडिशनल कितना पे करना है, तो मैं अपने 444 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.06 से। तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट आ जाएगी $26.64। यहाँ पर ये जो अमाउंट है, ये जो पूरा अमाउंट, ये मेरा रेवेन्यू कवर नहीं कर पा रहा। इतनी कॉस्ट जो है वो मेरा रेवेन्यू कवर नहीं कर पा रहा। अगर मैं इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे ये अमाउंट अपने खुद के पॉकेट से पे करना पड़ेगा लेबर्स को। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, मतलब कि वो मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा, मेरे एडिशनल रेवेन्यू कम है, तो उस केस में मैं देख सकती हूँ कि मैं अपने वेरिएबल इनपुट्स की कॉस्ट को पे नहीं कर पाऊँगी। तो अगर मैं अपने रेवेन्यू से अपने वेरिएबल इनपुट्स की कॉस्ट ही बियर नहीं कर पा रही, उनके खर्चे ही नहीं दे पा रही, तो उस केस में मेरी प्रोडक्शन को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इस केस में मैं शट डाउन कर दूँगी। अब ये तो हो गई हमारी वेरिएबल इनपुट्स की बात। फिक्स्ड इनपुट की तो हमने बात ही नहीं करी। तो फिक्स्ड इनपुट का क्या सीन है, फिक्स्ड इनपुट पे हमने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने फिक्स्ड इनपुट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को तो हम बियर ही नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ अगर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी बियर नहीं कर पा रहे तो हमारी प्रोडक्शन करने का उस पॉइंट पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसको तो हम वैसे भी अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं हम इसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन इतनी तो करनी चाहिए ना कि वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो। बट यहाँ पर हम अपने वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे, हम अपने लेबर को भी ढंग से पे नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो मेरे एडिशनल लेबर की कॉस्ट है
वो मेरी ज़्यादा है मेरी एडिशनल रेवेन्यू से, मेरा एडिशनल रेवेन्यू कम है मेरे एडिशनल लेबर की कॉस्ट से। तो इस केस में मुझे जो मैंने ये अमाउंट निकाला है, इतना अमाउंट ऑफ डॉलर मुझे अपनी खुद की पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जब मैं अपने वेरिएबल इनपुट्स के खर्चे ही नहीं उठा पाऊंगी तो उस केस में मैं शट डाउन कर दूंगी। अब यहाँ पर अगर मैं शट डाउन करती हूँ तो इस केस में मैं मुझे क्या लॉस हो रहा है कि मैं इस केस में सिर्फ अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पे नहीं कर पा रही। अगर मैं शट डाउन कर रही हूँ तो प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो इस केस में मुझे जो ओनली लॉस हो रहा है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का, रेदर देन मेरा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। तो अगर लेट सपोज कि मैं प्रोडक्शन करती नहीं हूँ, तो जब मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही, शट डाउन कर देती हूँ, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करी, तो उस केस में मेरे खर्चे क्या आ रहे हैं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे आ रहे हैं। जो मैंने बिल्डिंग ऑलरेडी लीज पर ले ली है उसको मैं अपने उसके रेंट और उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसकी बिल्स को भर रही हूँ, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के जो खर्चे हैं वो तब भी आएंगे जब मैं शट डाउन कर लूँगी तो। लेकिन अगर मैं शट डाउन नहीं करती हूँ तो उस केस में मुझे ये खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सब तो पे करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे अपने वेरिएबल कॉस्ट के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा रेवेन्यू इतना हो नहीं रहा है। तो इस केस में बेटर क्या है कि मैं शट डाउन कर देती हूँ। अगर मैं शट डाउन करती हूँ तो उस केस में मुझे बस अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ पे करने पड़ेंगे। जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है जो मुझे पर मंथ पे करनी पड़ रही है वो ही पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं शट डाउन नहीं करती हूँ तो मुझे उस केस में ये तो पे करना ही पड़ेगा, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। जो एडिशनल मेरी ये कॉस्ट जो मैं अपनी जेब से पे कर रही हूँ वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि शट डाउन कर दो और सिर्फ अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करो, वो ही तुम उसका लॉस उठाओ, वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर कर दो। कोई लेबर अपना हायर मत करो, कोई प्रोडक्शन मत करो, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर हम इस केस में शट डाउन कर देते हैं तो हमारी ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है और हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इधर बियर नहीं करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उस केस में अगर हमें 444 आउटपुट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें एडिशनल जो अपनी जेब से पे करना पड़ेगा वो ये अमाउंट होगा। तो यहाँ पर अब हमने शट डाउन कर दिया। ये पूरा था हमारा एस पॉइंट की बात, जहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया था। ये हमारी एस पॉइंट की बात थी। नाउ अब अगर हम अपने डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं हमारा एक और पॉइंट है जो कि है पॉइंट सी। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन जगह नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी पे हम फिर से देख सकते हैं कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल गिवन है। इस केस में हमें फिर से पूछा गया है कि क्या हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हमें कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि पॉइंट सी पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है हमारे टोटल रेवेन्यू से। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो मेरे टोटल कॉस्ट लग रही है, जो मेरे टोटल खर्चे लग रहे हैं सी पॉइंट पर, वो ज़्यादा है मेरे टोटल रेवेन्यू से। तो क्या तुम तब भी प्रोड्यूस करोगे इस पॉइंट पर? तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा यस। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे? तो अगर हम नोटिस करें तो इस केस में जो मेरा प्राइस है वो मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इस बार ज़्यादा है। प्राइस मतलब कि यहाँ पर जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, एडिशनल रेवेन्यू, मेरा प्राइस मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ में देखें तो हम देख सकते हैं कि ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मेरा प्राइस है और वो मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। इस केस में मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे नीचे है। तो इस केस में मेरा जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम नोटिस करें तो जो मेरा प्राइस है, ये मेरा प्राइस है अगेन, वो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है। ये मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट हो गई। एवरेज टोटल कॉस्ट से मेरा प्राइस इस केस में कम है। अगर मैं इस सेम चीज़ को यहाँ पर लिखती हूँ एक सेकेंड, तो जो मेरा प्राइस है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मैं अपना एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ उससे इस केस में मैं
पर यूनिट लेबर की जो कॉस्ट है, पर वेरिएबल कॉस्ट है, उसको मैं पे कर सकती हूँ आसानी से। इतना तो मैं रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ। तो ये ही हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। अगर हम बात करें कि ये क्या शो कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो मैं इसमें रेवेन्यू, प्राइस मतलब कि एडिशनल रेवेन्यू, क्योंकि वो मार्जिनल रेवेन्यू के एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मेरा प्राइस कम है मेरे एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैं यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ वो मेरे टोटल कॉस्ट के एवरेज से, मेरे पर यूनिट कॉस्ट से कम है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट से कम है। तो यहाँ पर जो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट है उसके अंदर क्या दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हमने देखा था कि जो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने ऑलरेडी देखा कि हम जो यहाँ पर एडिशनल अर्न कर रहे हैं वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर हम अपने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे उठा पा रहे हैं, हम पर यूनिट लेबर कॉस्ट की पे कर पा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमें चाह कर भी ना चाह कर भी पे करनी पड़ती है। अगर हमने बिल्डिंग लीज पर ली है 5 साल के लिए, तो उस केस में अगर हम बिल्डिंग में कुछ प्रोड्यूस ना करें हमें उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चे हर महीने तो करने पड़ेंगे। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पे करनी ही करनी है, चाहे हम उसमें प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैं एडिशनल रेवेन्यू अपना अर्न कर रही हूँ वो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर पा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो वो टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा। मतलब कि यहाँ पर वो इसको तो पे कर पा रहा है, इसको कवर कर पा रहा है इजली, बट इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर हम यहाँ पर इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि हम इसका कुछ प्रपोर्शन तो कवर कर पा रहे हैं, कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मैंने सेम बात लिखी है कि अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अगर मैं सी पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा जो एडिशनल रेवेन्यू है वो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। मतलब कि जो मेरा पूरा रेवेन्यू होगा वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेम बात लिखी है कि अगर मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करती हूँ तो जो मेरा रेवेन्यू है वो मेरी पूरी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मेरा एडिशनल रेवेन्यू मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तो मेरी जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बनी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऑलरेडी देख लिया कि वो कवर कर पा रहे हैं। तो हमारी कुछ और ऐसे रेवेन्यू भी बचेंगे जिससे मैं थोड़ा बहुत अपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाऊंगी। तो मतलब कि यहाँ पर मैं अपने रेवेन्यू से कुछ प्रपोर्शन अपनी फिक्स्ड कॉस्ट का भी कवर कर पाऊंगी, उसके लिए भी पे कर पाऊंगी। ये तब की बात है जब मैं प्रोडक्शन को कर रही हूँ। तो जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उस केस में मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पे थोड़ा बहुत कवर कर पा रही हूँ और अपने वेरिएबल कॉस्ट को तो कम्प्लीटली कवर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्शन को करती हूँ तो प्रोडक्शन को करने के लिए मेरे को लेबर चाहिए, लेबर को मैं हायर करूँगी और उनके लिए जो भी उनकी कॉस्ट है, जो भी उनके एक्सपेंस है, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैं कम्प्लीटली कवर कर पा रही हूँ अगर मैं प्रोडक्शन करती हूँ तो। लेकिन अगर हम बात करें अपने कैपिटल की या फिर जो मेरी फिक्स्ड कैपिटल पे खर्चे लग रहे हैं उनको मैं कवर नहीं कर पा रही कम्प्लीटली, बस मैं उनका कुछ प्रपोर्शन ही कवर कर पा रही हूँ अपने रेवेन्यू से। तो उस केस में मैं कुछ प्रपोर्शन कवर कर पा रही हूँ। ये मेरा तब है जब मैं उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करती हूँ तो। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करती, यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ कि अगर मैं प्रोडक्शन ही नहीं करती तो उस केस में जो मेरे लेबर होंगे वो तो नहीं होंगे, मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही तो मैं उन्हें हायर भी नहीं करूँगी। तो उस केस में जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी, उसकी मुझे चिंता करनी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी फ़िक्स्ड कॉस्ट की जो मुझे पे करनी ही पड़ रही है, चाहे मैं उनको यूज़ करूँ या फिर नहीं करूँ, तो यहाँ पर मैं उसे
थोड़ा सा भी कवर नहीं कर पा रही, यहाँ पर मैं उसे बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रही अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को नहीं करती तो इससे बेटर क्या है कि मैं प्रोडक्शन को करूँ और मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, यहाँ पर जो मेरी कैपिटल की फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी उसको मैं थोड़े बहुत प्रपोर्शन में तो एटलीस्ट कवर करूँ, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करती तो मैं कुछ अर्न नहीं कर पाऊँगी और अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा सा भी कवर नहीं कर पाऊँगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अगर हम समराइज़ करें तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को, जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू है, अगर हम उसे अर्न करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर करे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा ग्रेटर होना ही चाहिए हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो डिसीजन रूल है, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा ऑप्टिमाइजेशन रूल शॉर्ट रन का, तो वो क्या है कि हम कब शट डाउन करेंगे, हमारी जो फर्म है उसको कब शट डाउन करना चाहिए, यहाँ पर जब हमारा प्राइस हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो, मतलब कि हमारा इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो। अगर हमारा ये ज़्यादा होगा इससे तो मतलब कि उस केस में हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को कम्प्लीटली कवर कर पाएंगे। पर यूनिट कवर कर रहे हैं तो मतलब कि पूरा भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है मतलब कि मेरा एडिशनल रेवेन्यू मेरे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। दैट मीन्स कि जो मेरा रेवेन्यू है वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर पाएगा। तो इसमें यहाँ पर वही लिखा है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो मतलब कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ईज़िली कवर हो पाएगी और उस केस में जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कुछ प्रपोर्शन से कवर हो पाएगी। अगर उस केस में प्रोडक्शन नहीं करते तो हमें ही लॉस है, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट को तो वैसे भी पे करना है, तो वहाँ पर पे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अगर हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि हम इस सिचुएशन में प्रोड्यूस करें और अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कुछ प्रपोर्शन से कवर कर पाएँ। तो हमारा जो शटडाउन वाला केस है वो हमने अपना केस 1 देखा था, यहाँ पर जब हमारा प्राइस कम था हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। यहाँ पर जो हमारा प्राइस था वो कम था। नाउ अब इस सेम चीज़ से अगर हम अपने सप्लाई कर्व को समझें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सप्लाई कर्व है, यहाँ पर जो हमने अपना सप्लाई कर्व लिया हुआ है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ही है। मार्जिनल कॉस्ट को हमने यहाँ पर अपनी सप्लाई कर्व ही लिया हुआ है, बट कब लिया हुआ है, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर हम अपने मार्जिनल कॉस्ट को सप्लाई कर्व लेते हैं तो हम सिर्फ उसी प्रपोर्शन को लेंगे जहाँ पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि हमें हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा ही रखनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो हम इसका अपोजिट देख लेते हैं। लेट सपोज़ कि अगर हम इस सिचुएशन को लेते हैं जहाँ पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम है मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो उस केस में लेट सपोज़ कि हम अपने प्राइस को ऊपर नीचे शिफ्ट कर हम अपने प्राइस को इक्वल कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब कि हम अपने मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट से। तो इस केस में जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा जब हम इनको शिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स कि इस केस में मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने अभी ऑलरेडी पीछे देखा कि अगर ये सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में इन शॉर्ट रन हम तो शट डाउन कर देते हैं ना। यहाँ पर ये हमारी शट डाउन वाली सिचुएशन हो गई। अब शट डाउन वाली सिचुएशन को हम यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे, हम इसे यहाँ पर नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा जब मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को सप्लाई कर्व ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व है उसकी ये गिवन सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है हम उसमें देख भी सकते हैं कि ये जो मेरा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट ही है। इसके नीचे का जो पोर्शन था वो हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ, उसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने सिर्फ वही पोर्शन लिया है जहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है और वो हमारे शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व है।
अगर हम इसे यहाँ पर अदर वर्ड्स में भी देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, हमने देखा कि वो हमारी इंटरसेक्ट कब करती है, AVC पर, या फिर अगर हम बात करें ATC पर, तो जब वो दोनों मिनिमम होते हैं उस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट उन्हें इंटरसेक्ट करती है। एंड देन जैसे ही हमारी मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जब हमारी कम होती है हमारी एवरेज कॉस्ट से, चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट हो, उस केस में हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल करने लगता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इनके बीच का रिलेशन। तो इस केस में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमारी अगेन शटडाउन सिचुएशन होती है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारी 6.4 प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो उसे हम देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। अगर हम बात करें हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो उसका फॉर्मूला कैसे है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू हमारा अमाउंट जो एक सेलर रिसीव करता है गुड को बेचकर, माइनस में हमारी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसे समझें तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है कि अमाउंट जो एक सेलर रिसीव करता है अपनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बेचकर, तो वो जो अमाउंट रिसीव करता है तो वो अमाउंट होता है मार्केट का प्राइस। मार्केट के प्राइस पर ही बेचता है और मार्केट के प्राइस को ही रिसीव करता है, तो ये अमाउंट हमारा ये हो गया। अब अगर हम बात करें हमारी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट की, तो वो हमारी शो करती है हमारा मिनिमम अमाउंट जो एक सेलर चार्ज करता है। मतलब कि अमाउंट जो हमारा मिनिमम होता है वो हमारा एक सेलर, हमारा प्रोड्यूसर सोच कर रखता है कि इतने मिनिमम अमाउंट पे तो मैं बेचूंगा ही, इससे कम में अगर कोई मेरे से लेना चाहेगा तो मैं नहीं बेचने वाला, उससे ज़्यादा मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मिनिमम अमाउंट जो होता है वो हमारी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट को शो करता है। अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है वो हमारा सप्लाई कर्व शो करता है। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है वो क्या है कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होनी चाहिए मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारी कंडीशन है ये हमने क्या देखी, ये हमारी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की कंडीशन है। और अभी मैंने बताया कि जो मेरा सप्लाई कर्व है वो मेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट को शो करता है। तो अगर हम बात करें लेट सपोज सप्लाई कर्व की, तो मान लो ये अगर हमारा ग्राफ है, एक सेकेंड, अगर हम बात करें कि ये अगर हमारा ग्राफ है तो इस पर ये मेरी सप्लाई हो गई। इस सप्लाई पर हम अपनी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट को शो करते हैं। तो लेट सपोज ये अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्वांटिटीज़ हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ पर अगर मैं इनको सेल कर रही हूँ तो मी एज अ सेलर मेरा सप्लाई कर्व क्या शो करता है कि अगर मैं ये क्वांटिटी सेल करती हूँ, एक क्वांटिटी सेल करती हूँ, तो उसके लिए मैं मिनिमम कितना चार्ज करूँगी अपने बायर से, वो होगा मेरे सप्लाई कर्व का इंटरसेक्ट मेरे प्राइस से। तो ये पॉइंट, ये मैं मैक्सिमम विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है मेरी, ये मैं मिनिमम अमाउंट जो है चार्ज करूँगी अपने बायर से। तो ये जो भी प्राइस होगा ये मेरा मिनिमम अमाउंट होगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज मैं दो क्वांटिटी को बेचती हूँ, तो उस केस में जो मैं मिनिमम अमाउंट एक्सेप्ट करूँगी वो मेरा सप्लाई कर्व की हाइट शो करेगी। ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर जो भी प्राइस होगा वो मेरा मिनिमम अमाउंट होगा जो मैं एक्सेप्ट करूँगी और चार्ज करना चाहूँगी अपने बायर से। फिर अगेन अगर मैं 3 क्वांटिटी बेचती हूँ तो उसमें 3 क्वांटिटी अगर मैं बेच रही हूँ तो जो मेरा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है, मेरा जो मिनिमम अमाउंट जो मैं चार्ज करना चाहती हूँ अपने बायर से वो ये है, इस अमाउंट पे ही बेचूँगी। इससे कम में होगा तो मैं नहीं बेचूँगी, इससे ज़्यादा में होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। फिर अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो जो प्राइस है वो यहाँ पर ये है। तो हम देख सकते हैं कि मेरा सप्लाई कर्व की जो हाइट है वो हमारी शो करती है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट को। नाउ अब अगर हम बात करें मार्केट के प्राइस की, तो लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने ले लिया ये मेरा मार्केट का
प्राइस। तो मार्केट का प्राइस वो होता है जो हम प्राइस रिसीव कर रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइंडली पढ़ें तो हमारा प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या होगा। तो अगर लेट सपोज हम बात करते हैं अपनी क्वांटिटी 1 की, तो क्वांटिटी 1 अगर मैं एज अ सेलर मैं बेचती हूँ तो मैं उसके लिए मिनिमम अमाउंट कितना चार्ज करना चाहती हूँ अपने बायर से, मेरी हाइट, ये प्राइस मैं चार्ज करना चाहती हूँ। बट उसके लिए मुझे मिल कितना रहा है, मुझे मार्केट का प्राइस मिल रहा है। तो जो ये वाली हाइट हो गई ये मुझे मिल रही है, तो ये पूरी हाइट ये मेरा हो जाएगा प्रोड्यूसर का सरप्लस। फिर अगर लेट सपोज मैं बात करती हूँ अपनी 2 क्वांटिटी की, तो अगर मैं 2 क्वांटिटी को बेचती हूँ तो मिनिमम मैं कितना चार्ज करना चाहती हूँ, मेरी ये वाली हाइट यहाँ पर मेरे सप्लाई से टच हो रहा है, ये प्राइस मैं मिनिमम चार्ज करना चाहती हूँ। इस प्राइस पर तो मैं चार्ज करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बेच कितने पे रही हूँ, मार्केट के प्राइस पर। तो जो मुझे रिसीव हो रहा है वो क्या है, मार्केट का प्राइस। तो मार्केट का प्राइस जो मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है। इसका जो डिफरेंस है ये हमारा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। मेरी मार्केट का प्राइस माइनस में मेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, तो मेरा ये जो पोर्शन आ जाएगा, ये जो हाइट आ जाएगी वो मेरा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर हम इसे बुक के डायग्राम के थ्रू समझें और उससे हम अपने प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करें अपनी पूरी मार्केट का, तो पूरी मार्केट में हम अपनी हर क्वांटिटी पर प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं जब तक हम अपना बेचना चाहते हैं, मतलब कि जब तक हमें मिनिमम अमाउंट हमारा मिल रहा है तब तक हम अपनी पूरी मार्केट के प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया की बात करें तो जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया होता है वो हमारा अपोजिट होता है कंज्यूमर सरप्लस से। तो हमारा ये वाला जो एरिया है वो होता है हमारा अबव द सप्लाई कर्व प्लस हमारा बिलो द प्राइस, बिलो द मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारा अबव द सप्लाई कर्व क्या है, ये पूरा एरिया। फिर अगर हम बात करें बिलो द प्राइस, तो बिलो द प्राइस हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा पूरा एरिया। इन दोनों का कॉमन एरिया क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है, ये पूरा एरिया। ये पूरा एरिया इनका कॉमन एरिया हो गया और ये हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम अपने प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही सेम फॉर्मूला है हमारे ट्रायंगल का। यहाँ पर हम लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो क्या हो गया, तो अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर ये हमारा बेस हो गया ट्रायंगल का। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे डायरेक्टली अपने एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर हमने अपने बेस में लिख दिया 4। अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो हमारी पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100। ये पूरी हाइट है। हमारे ट्रायंगल की कहाँ से हाइट स्टार्ट है, 20 से। ये हमारी हाइट यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर हम इस हाइट को कैलकुलेट करें तो हम डायरेक्टली 100 माइनस 20 कर देंगे। पूरी हाइट से हम अपनी इस वाली हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी ट्रायंगल की। तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो 80 हो गई। यहाँ पर हमारा ये 2 हो गया और हमारे जो ट्रायंगल का एरिया है वो आ जाएगा 160। ये पूरी मार्केट का मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, वो भी एक दिन का। यहाँ पर डे की बात हो रही है। नाउ अब जैसे हमने अपने कंज्यूमर सरप्लस में देखा था कि प्राइस इंक्रीज करने से मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो गया था, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस को इंक्रीज करने से हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो प्राइस को ज़्यादा करने से हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर का जो सरप्लस है उनके जो बेनिफिट है वो कम हो जाते हैं। लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से सेलर को तो फ़ायदा होगा ना, तो उनका प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इस सेम ग्राफ में देखें तो लेट सपोज हमारा जो प्राइस है अभी वो 100 है, $100। अगर हम अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पर मैं अपने प्राइस को 100 से कर देती हूँ 120, तो इस केस में जो मेरा प्रोड्यूसर का एरिया हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस का, वो बिलो द प्राइस ये वाला पूरा हो गया और अबव द सप्लाई कर्व हमारा ये पूरा एरिया हो गया। तो हमारा कॉमन एरिया क्या हो गया, ये पूरा एरिया। तो अब हमारा जो ट्रायंगल है वो
बढ़ गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है वो इंक्रीज़ हो गया है और हमारा कुछ एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया है। अगर हम बुक का डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपना प्राइस इंक्रीज़ करा तो हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो भी इंक्रीज़ हो गया। ये जो हमारा पूरा एरिया है ये हमारा न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो यहाँ पे अब हमारा 6.4 तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का जो चैप्टर का पोर्शन है वो लॉन्ग रन के बारे में बात करता है। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में शॉर्ट रन की ही चीज़ें देखी, हमने अज्यूम कर चले हम कि हम सिर्फ शॉर्ट रन में हैं। लॉन्ग रन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे अपनी कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।